आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रूस से तेल खरीद पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं। पी चिदम्बरम ने उठाए सवाल, बोले जनता के पैसे से BMW क्यों खरीद रहे हैं लोकपाल। AQI को लेकर भाजपा और आप आमने सामने, सौरभ भारद्वाज ने लगाए आंकड़े छिपाने के आरोप। जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख तक बीमा, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर क्या होगा, लालू से मिलकर अशोक गहलोत ने दिए बड़े संकेत। ट्रंप ने कहा पुतिन के साथ बेकार की बैठक नहीं करना चाहता। अब समाचार विस्तार से। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। दोनों नेताओं ने इस बातचीत की पुष्टि की। वहीं कांग्रेस नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये बात सही है कि आज प्रधानमंत्री ने आखिरकार स्वीकारा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी बात हुई थी, पर सिर्फ यही कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी, बस उतना ही कहा है। पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छिपाते हैं, वहीं खुलासा राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। 10 मई को पहली बार जानकारी हमें मिली कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया है। कहां से आया वो जानकारी? हमें वॉशिंगटन से मिली 5:30 बजे शाम को, आपको याद होगा 10 मई को। तो पहली खबर हमें वॉशिंगटन से मिलती है, प्रधानमंत्री के मुंह से हम सुनते नहीं हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके ट्वीट से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। अभी देखिए आज क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी बात हुई राष्ट्रपति ट्रंप से। आखिरकार स्वीकारा है ना कि फोन पर बात हुई है। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 6 दिन में 4 बार वीडियो पर कहा है कि मेरी बात हुई नरेंद्र मोदी जी से, वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उनसे जो भारत तेल खरीद रहा है रूस से, उसके बारे में मैंने उनसे बात की और मुझे आश्वासन दिया गया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उस पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो जहां प्रधानमंत्री छुपाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उसका खुलासा करते हैं। तो असलियत निकल गई है ना। तो बात हुई है। पहले कह रहे थे बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, अब तो स्वीकार करना पड़ा कि बात हुई है। और 4 बार पिछले 6 दिन में, और कल ही पत्रकारों से वो बात कर रहे थे व्हाइट हाउस में। उन्होंने कहा मेरी बात हुई, मैंने उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और रूस से जो खरीद रहे हैं तेल, उसके बारे में मैंने चर्चा की और मुझे कहा गया कि हम नहीं खरीदेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली संस्था लोकपाल लग्जरी कारों के टेंडर निकालने को लेकर फिलहाल चर्चा में है। लोकपाल ऑफ इंडिया की तरफ से 7 सदस्यों के लिए 7 BMW कारों का टेंडर निकाला गया है, जिनमें से हर कार की कीमत 70 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इस मामले को लेकर अब विपक्ष हमलावर है और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे लेकर सवाल उठाए। देश में लोकपाल इसलिए बनाया गया था क्योंकि देश की जनता भ्रष्टाचार से थक चुकी थी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन के चलते लोकपाल बनाया, 7 सदस्यों की कमेटी बनाई। आप मुझे आज तक बता दीजिए लोकपाल का ऐसा कौन सा काम है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया होगा। और ये तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो, ये टेंडर निकाल रहे हैं एक विदेशी गाड़ी का। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि जो लोकपाल का, जो इंडियन टैक्स पेयर का पैसा है, लोकपाल बनाने में खर्च हुआ, लोकपाल वालों को बिठाने में खर्च हुआ, अब वो इस तरीके से उसका आई वुड से अननीडेड एक्सपेंस करना चाह रहे हैं। सिर्फ मैंने एक केस जरूर सुना था लोकपाल का, जहां पे महुआ मोइत्रा जी को जब डिस्क्वालीफाई किया था तो उनपे सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लोकपाल ने एक नोटिस भेजा था। तो आप समझ सकते हैं कि लोकपाल कोई जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के लिए आया, वो खुद ही मॉरली भ्रष्टाचार होकर इस तरीके का काम करें। इसलिए मैं उनको लोकपाल नहीं कहती हूं, आप उनको लॉलपाल कह दीजिए या जोगपाल कह दीजिए, वही बनकर रह गया और यही देश की सबसे शर्मनाक बात है।
असम विधानसभा सत्र पर एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम ने कहा कि असम के सीएम ने कहा है कि वो आने वाले सत्र में कुछ बिल लाएंगे। मुझे नहीं पता कि उनका इरादा क्या है। उनकी बात ही साफ नहीं है। पहले उन्हें बिल लाने दीजिए। अगर ये मस्जिद, मंदिर या वक्फ संपत्तियों जैसे विषयों पर है तो हम इस पर गौर करेंगे। कमिंग सेशन में कुछ बिल लाएंगे वो, जिसमें 17 कमीशन की बात की उन्होंने, और कई लैंड रिलेटेड या जाति माटी भेटी को रक्षा करने का, पता नहीं उनका क्या मंशा है, वो क्या मतलब लोगों को क्या कहना चाहते हैं, वो खुल के उनकी बात खुद क्लियर नहीं है। तो अब उस पर हमको ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है। बिल पहले लाने दीजिए। अब वो क्या बिल लाते हम देखेंगे। अगर कोई आसाम के जनगण के लिए कोई अच्छा बिल हो तो ठीक है, अच्छी बात है। मस्जिद, मंदिर, क्षेत्र पे अगर कोई वक्फ के प्रॉपर्टी पे अगर कोई बिल लाएंगे, क्षेत्र के प्रॉपर्टी पे अगर कोई वो बिल लाते हैं तो हम उसको देखेंगे। क्षेत्र के भलाई हम भी चाहते हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी की भलाई मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। तो इस तरह के अगर कुछ वो बिल लाते हैं तो हम देखेंगे, बिल को पढ़ेंगे। अगर बिल सही है, आसाम की जनता के लिए सही है, संविधान के दायरे के अंदर रह के अगर कोई बिल लाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर संविधान के खिलाफ जाके, संविधान के दायरे से बाहर जाके लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को बांटने के लिए वो अपने मनमानी से अगर कोई बिल लाते हैं तो हम उसका मुखालफत करेंगे विधानसभा में। फिर हम उस पर बातचीत करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा। यही हमारा कहना है। बिहार विधानसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को क्या धमकी दी है, चिराग पासवान को क्या धमकी दी है और जीतन राम मांझी को क्या धमकी दी है कि सबकी बोलती बंद हो गई है, लेकिन हम खुलकर बात करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अमित शाह जी ने क्या धमकी दिया ये तो बताए। नीतीश बाबू को क्या धमका है, चिराग को क्या धमका है, कि हमारे मांझी है उसको क्या धमका है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। ऐसा उन्होंने क्या कहा कि सबकी बोलती बंद है? हम लोग कोई बात है वो खोल के कहते हैं, वहां तो बोलने की आजादी नहीं है। प्रजातंत्र के नाम की कोई चीज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में नहीं है। दिल्ली वायु प्रदूषण विवाद पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि सच्चाई क्या है दिल्ली सरकार बेहतर जानती है। पंजाब में आपने भी पराली जलाने को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। दोनों आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है जिसे संबोधित करने और हल करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। देखिए, अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो दिल्ली सरकार जाने। कि कोई पैसा देकर पराली जलवा रहे हैं, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ खास होता, बट क्या मालूम। ये दोनों सरकारें ऐसी हैं कि अपनी साख बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, पिछले 3-4 साल से जब से पंजाब में आम आदमी की सरकार है, उसने भी कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठाए पराली को करने के लिए। पहले ये लोग पराली पर ही सारा का सारा इल्जाम लगाते रहे केजरीवाल, फिर जब उनकी सरकार आ गई तो कुछ और तरफ मोड़ने लगे कहानी को। तो ये लोग सत्य से अलग, तथ्यों से अलग, अपनी राजनीति के हिसाब से अपने तर्क देते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी हो या कोई हो, उन पर विश्वास तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए आप अभी अभी आए हैं। एक तो ये जल्दबाजी के हम इमीडिएटली ठीक कर देंगे, हो नहीं सकता। सबको पता पर्यावरण ऐसी समस्या है, 2-4-5 साल इसमें आप सतत काम करेंगे, लोगों को जोड़ के काम करेंगे, गंभीरता से काम करेंगे तो ये कम होगा। और पराली हो या पटाखे हो, ये कुछ चीजें होती है, लेकिन ज्यादातर कंट्रीब्यूशन दिल्ली के अंदर की विकास की गतिविधियां, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, नालियां साफ नहीं, उसकी दिक्कतें, ऐसे करके तमाम दिक्कतें हैं जिसपे दिल्ली सरकार धीरे धीरे काम कर सकती है। तो दिल्ली सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि एक आध साल, अभी आप 5 साल के लिए आए हैं, आपको मिला है। जनता भी कोई ऐसी नहीं है कि चाहती है कि इमीडिएट रिजल्ट मिले। आप उसकी उम्मीदें जो हैं जरूरत से ज्यादा मत जगाइए। अब कुछ पहले कह दिया कि एक भी गड्ढा नहीं बचेगा, ऐसे थोड़ी गड्ढे एकदम भर जाते हैं। बुरा हाल है दिल्ली की सड़कों का। आपने कह दिया प्रदूषण हम कम कर देंगे, तो आप इंतजार करते हैं भाई। जो 10 साल काम नहीं हुआ, आप भी 1 साल में नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी की सरकार भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बजाय राजनीति में उसको लपेट रही है। दिल्ली के प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। पूर्व आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि भाजपा असली आंकड़े छुपा रही है। दिल्ली में AQI के आंकड़े गंभीर नहीं बल्कि जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने AQI के डेटा में गड़बड़ी की है। देखिए, चोरी और सीना जोड़ी
ये लोग इतने बेईमान लोग हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। इन्होंने जो काम किया वो क्रिमिनल एक्ट है। दिवाली की रात का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए 4 सरकारी एजेंसीज हैं, सीपीसीबी, डीपीसीसी, आईआईटीएम और आईएमडी। दिवाली की रात को ऐसा क्या हुआ कि सभी सरकारी एजेंसियों के मॉनिटर बंद हो गए और उनके पास कोई पोल्यूशन की रीडिंग नहीं आई? कैसे हो गया डेटा गायब? डेटा चोरी कैसे हो गया? और जहां पे जितनी भी प्राइवेट एप्स थी जो लोगों के फोन में है, इंटरनेशनल एप्स हैं, वो दिखा रही हैं 1700 हो गया, 2000 AQI हो गया, इनके पास डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा कलेक्ट होता उसका एवरेज से आपका पता चलता कि उस दिन का AQI कितना बढ़ा। जब बढ़ा हुआ डेटा आपने गायब कर दिया, आपने चोरी कर दिया और तमाम 4 सरकारी एजेंसियों ने चोरी कर लिया, तो वो डेटा तो नीचे आना ही था। आज अखबारों में खबर है कि नेहरू नगर का इनका सरकारी स्टेशन 1763 AQI दिखा रहा था, 1763, और उसके बाद वो बंद हो गया। फिर वो सुबह तक का इंतजार किया गया। जब सुबह 6 बजे हवा चलने लगी दिल्ली में, तो इन्होंने वो स्टेशन खोले। अगर 6 बजे हवा नहीं चलती तो ये स्टेशन तब भी नहीं खोलते, ये पूरे दिन बंद रखते। तो ये लोग तो बेईमान लोग हैं। ये लोग तो, आप ये समझिए कि ये लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। अब आप ये समझिए, जो आदमी बीमार है, जिसको सांस की तकलीफ है, जो छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, उनको बताने के लिए ये AQI होता है। वरना AQI क्यों होता है? AQI का कुछ लेना देना कोई ना। उनको बताने के लिए आपने वो AQI नीचे रखा, और उस नीचे रखने के बावजूद वो 350 से ऊपर है, तो भी अभी तक ग्रैब 3 लागू नहीं हुआ। इसका मतलब CAQM भी इनकी इस पूरी की पूरी चोरी के अंदर शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रचार अभियान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो स्थिति है उस पर लगातार तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। वे अचेत अवस्था में हैं। उनका यह हाल किसने किया है, ये जनता जानना चाहती है। कल नीतीश कुमार मंच पर अपने उम्मीदवार का नाम तक नहीं ले पा रहे थे। कई सार्वजनिक मंचों से भी उनका अजीब व्यवहार देखने को मिला है। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार की दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे। बिहार की जनता भी प्रदेश के मुखिया का ये हाल देखकर चिंतित है। अब बिहार में नई सरकार बनेगी। ये देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, वो तो लगातार श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में हैं। और किसने उनका ये हाल किया, किसने कौन सा खाद्य पदार्थ खिलाया, ये तो जनता जानना चाहती है। कल मंच पर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने उम्मीदवार का भी नाम नहीं ले पा रहे थे, और जिस तरह से माला पहनाने से रोका जा रहा था, और कई सार्वजनिक मंचों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो अजीबो गरीब हरकतें आती हैं, तो ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब उस लायक नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, लेकिन 14 करोड़ बिहार की जनता का भविष्य का सवाल है। प्रदेश के मुखिया का ये हाल देख करके बिहार की जनता भी चिंतित है। अब बिहार में नई सरकार बनेगी श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व। महागठबंधन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि मेरी समझ से परे है कि वे लोग किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं। आज जब दूसरे चरण का नामांकन तय हो चुका है, तब तक इस तरह की बातें ये लोग अपने बिखरे हुए गठबंधन पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में हमने आज तक ऐसा गठबंधन नहीं देखा। अभी तक नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। एक साथ घटक दल कभी एक साथ बैठे नहीं।
राहुल जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, सब आए SIR को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया, सब किया, वेयर इज ही, है कहाँ वो? कंप्लीटली वैनिश्ड। इतना यहाँ पे गठबंधन में बवाल चल रहा है, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी दो बड़े घटक दलों की नहीं थी? क्या ये राहुल जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी, इन दोनों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि दोनों एक साथ बैठें और गठबंधन में जितने भी बॉटलनेक्स हैं उसको क्लियर किया जाए, इन सारे जितनी भी उलझने हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए? ये तो गंभीरता का अभाव दिखाता है, ये तो शरीर से दिखाता है कि शायद कांग्रेस सीरियस ही नहीं है बिहार के चुनाव को लड़ने को लेकर। और ये हो भी सकता है, जिस तरीके से पिछले लोकसभा में कांग्रेस को राजद के द्वारा सीटें देने पे दबाया गया, हो सकता है संभवतः कांग्रेस को ऐसा लग रहा हो कि भैया एक बार फिर अगर इस बार ये मजबूती से अगर आ गए तो 2029 जो कि शायद राहुल जी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है, शायद उसमें हम लोग को और दबाया जाएगा। इसलिए इससे अच्छा है कि गठबंधन का भ्रम बना रहे, अगर किसी को नुकसान होता है महागठबंधन में तो हो जाए। हकीकत है जितने भी ये लोग लोक लुभावन बहाने वादे जो भी है कर लें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी और वेतन 30,000 होगा। साथ ही जीविका दीदियों द्वारा दिए गए लोन के ब्याज को माफ किया जाएगा। 5 लाख तक बीमा करवाया जाएगा। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितनी भी जीविका दीदी की CM है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। और यही नहीं, जितनी भी जीविका दीदियां हैं जो लोन ली हैं, इंटरेस्ट जो उनका है उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ करेंगे और 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है जीविका दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा है कि सरकार में कमीशन खोरी इतनी बढ़ गई है कि आउटसोर्स सब कुछ जो है संविदा कर्मियों, बिना संविदा कर्मियों के ये सरकार चल नहीं सकती है, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है। तो जितने भी विभाग में या जिलों में या जितने भी बेल्ट्रॉन जैसी एजेंसियों में जो संविदा कर्मी है, उन सभी संविदा कर्मियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। तो ये आज जो 2 बड़ी घोषणाएं हैं, ये एक ऐतिहासिक घोषणा है और ये जरूर होकर के रहेगा। फिर आपके सवाल उठाएंगे कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? वो आप छोड़िए, कहाँ से लाएंगे नहीं लाएंगे। जो लोग घोषणा पहले 10,000 लाने वाले कहें कि वो कहाँ से 10,000 ला रहे, उनके पास तो कोई जवाब नहीं। हम लोगों ने पहले भी करके दिखाया। यही नियोजित शिक्षक जो थे 2011 से मांग कर रहे थे कि उनको जो है समान काम समान वेतन मिले, लेकिन हमारी 17 महीने की सरकार आई तो उन सभी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 5 लाख नौकरियां दी, 4.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। तो हमने जो उस समय कहा वो हमने करके दिखाया। तो तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। बिना अध्ययन के, बिना साइंटिफिक तरीके से, बिना जितने आपके एक्सपर्ट्स हैं, बिना उनके राय के हम कोई घोषणा नहीं करते। बिहार विधानसभा के बीच विपक्षी गठबंधन दल इंडिया अलायंस में टूट के आसार तब दिखने लगे जब 10 से ज्यादा सीटों पर घटक दलों ने एक दूसरे के सामने ही उम्मीदवार उतार दिए। अब लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की जगह इंडिया बनाम इंडिया की हो गई है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है कि बीच का कोई समाधान निकालें और नुकसान होने से बचाएं। इसी के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और फ्रेंडली फाइट का समाधान निकालने पर चर्चा की। अच्छी बात हुई है, काफी अच्छी बात हुई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको समाप्त हो जाएंगे और मजबूती के साथ एनडीए का मुकाबला करेंगे। राहुल जी सब मिलकर कैंपेन शुरू करेंगे। अच्छी बात हुई तेजस्वी जी और लालू जी। सारी बातें कल क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है। उसमें कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है,
सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे, ये माहौल बना सबका सहयोग रहेगा। सारी बातें कल स्थिति इस पर जाएगी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तभी स्थिति इस समय से जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली प्रस्तावित मुलाकात फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन के साथ ऐसी बैठक नहीं करना चाहते जो बेकार साबित हो। मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि रूस फ्रंटलाइन पर अब भी लड़ाई जारी रखे हुए और यही इस मामले में सबसे बड़ी बाधा है। इससे पहले व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि निकट भविष्य में ट्रंप पुतिन की बैठक कोई योजना नहीं है, जबकि पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि दोनों नेता 2 सप्ताह के अंदर हंगरी की राजधानी में मिलेंगे। लेकिन इस हफ्ते अमेरिका के रूस के बीच शांति प्रस्ताव में मतभेद स्पष्ट रूप से बढ़े हैं, जिससे शिखर बैठक की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप और पुतिन आखिरी बार अगस्त में अलास्का में मिले थे, लेकिन उस बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। दोनों नेताओं के बीच नई बैठक को रोकने का फैसला उसी तरह का बेनतीजा बातचीत से बचने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा कि रूस की मांगें बहुत ज्यादा थी और अमेरिका को समझ में आ गया कि बुडापेस्ट में किसी समझौते की गुंजाइश नहीं है। इस सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच होने वाली बैठक रद्द कर दी गई। ये बैठक ट्रंप पुतिन बातचीत की तैयारियों के लिए होनी थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर अच्छी बातचीत हुई और अब मुलाकात जरूरी नहीं है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।